नमस्कार, प्रभा साक्षी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनारस में हैं और बनारस की इन गलियों से हम एक नया कार्यक्रम बनारसी ठाट शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है बनारस के मुद्दों, बनारस की समस्याओं और बनारस की उस संस्कृति को समझने के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करना बहुत जरूरी है और बातचीत करने के लिए पप्पू की अड़ी से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो आज हम आए हैं पप्पू की अड़ी पे, जहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो रोज की मर्रा अपनी जिंदगी की चीजों को कैसे गुजारते हैं, कौन सी समस्याएं फेस करते हैं और कौन से मुद्दे हैं जो उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं जिससे वो खुश है। हमारे साथ है उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता श्री अशोक पांडे जी। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से भाजपा यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बनारस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले हम काशीवासी बड़े गौरवशाली देवताओं के देवता भोलेनाथ के हाथ और नेताओं के नेता जब से वो काशी से एमपी हुए हैं, बनारस में स्वच्छता अभियान 4 बार झाड़ू लगता है। पहले बनारस बड़ा गंदा शहर माना जाता, आज लगभग प्रदूषण मुक्त है। दूसरी बात कि जब से वो यहाँ आए हैं अब प्रत्याशित बदलाव आया है, करोड़ों की योजनाएं आई हैं। बाबा विश्वनाथ सरकारी जो हो, चाहे दूध की डेयरी वाला मामला हो और चाहे यहाँ खेल का मैदान हो, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था, इस तरह से गंगा सफाई अभियान गंगा सफाई का अभियान का पहला पैसा कांग्रेसी खा गए। आज वो दिखाई दे रहा है, वहाँ गंगा इतनी साफ है उसमें झमाझम प्रियंका भी नहा लेती है और अखिलेश यादव भी नहा लेती है। ये सब अप्रत्याशित बदलाव है जो सदियों में नहीं हो सकता था। नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 के बाद किया है और जितना फंड बनारस के लिए लाया, बनारस पर गुजरात मॉडल ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था और बनारस का मॉडल बनारस का विकास सबने देखा है, रोपवे हो, क्रूज हो, बनारस का आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, कॉरिडोर हो, ऐसे बहुत सारे परियोजनाएं हैं जिन्होंने बनारस का पूरा कायाकल्प बदल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के रहे हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम्स कौन सी थी जिन्होंने पूरे उनके जो इमेज को बनारस में बदला है? बनारस के कार्यकर्ताओं ने योजनाओं को गली गली अंतिम आदमी तक पहुँचाने का काम जी योजनाओं को एक घर घर बताने का काम किया जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं जी अंतिम आदमी को मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती थी। राजीव गांधी कहते थे, स्वर्गीय जी कहते थे कि 1 रुपया वहाँ से चलता है, बिल्कुल यहाँ आने तक लगभग खत्म हो जाता है। ये पहली बात हुआ है कि किसानों के खातों तक सीधे जेब में पैसा पहुँचने का काम हुआ है। बिल्कुल जन धन योजना सीधे जनता तक पहुँची है, शौचालय सीधे जनता तक पहुँचा है, आयुष्मान योजना सीधे जनता तक पहुँचा है, वैक्सीनेशन सीधे जनता तक पहुँचा है, बिल्कुल खाद्यान्न मुक्त अनाज सीधे जनता तक पहुँचा है। बिचौलिया कोई नहीं है। बिचौलिया जो है आज हल्ला मचा रहे हैं, भारत की छवि को अमेरिका में बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, विदेश से बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो भारत के बजाय पाकिस्तान खुश हो जाए यह प्रयास कर रहे हैं। हमें बाहरियों से कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि बाहरियों ने तो मोदी का डंका बजा दिया है। जो अमेरिका वीजा नहीं देता था, मोदी को जीजा मानने को तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ ऐसे बदनसीब देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाके भारत की छवि को दुनिया में बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। आपने कहा कि जनता तक सारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं उनसे वो चीजें पूछना चाहूंगी कि आपकी जो योजनाएं रही या भाजपा सरकार की योजनाएं जो रही, आपने जिस दृष्टिकोण से उन योजनाओं की शुरुआत की, क्या जनता ने भी उसको उसी दृष्टिकोण से सराहा है?
तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि वो योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर आया है, आप लोगों को मिला है? हाँ, सभी को मिला है। जो उसके पात्र है, जी, जो उसके पात्र है वो जन जन तक पहुंच रही है सरकार। मिल रहा है योजनाओं का लाभ। आप सर बताइए, आप वरिष्ठ हैं यहाँ पर बहुत, तो मैं चाहूंगी कि कितनी योजनाओं का लाभ, पेंशन योजनाएं हो, सरकारी और योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, एजुकेशन सेक्टर की बहुत सारी योजनाएं हैं कि स्कूलों में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो वो योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा? देखिए, एजुकेशन सेक्टर की जहाँ तक बात है, जी, बनारस विश्वविद्यालय को जी, भरपूर ग्रांट मिला जी, और उससे अटैच IIT है, उसको काफी पैसे मिले, मेडिकल इंस्टीट्यूट को काफी पैसे मिले, यहाँ तक कि जो सरसुखलाल अस्पताल था उसको एम्स का दर्जा दिया गया, जी, ट्रॉमा सेंटर खुला, जी, कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा टाटा ने बनवाया है, जिसका जी, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, जी, और जो अटल विद्यालय योजना है वो लागू हुई, जो प्रदेश के विद्यालय हैं उनका मॉडिफिकेशन किया गया, बिल्कुल, और नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो इससे छात्रों को फायदा हुआ। तो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, अगर मैं उसके तहत पूछूं कि नई शिक्षा नीति में जो प्राइवेट स्कूल थे और जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें एक गैप बहुत हुआ करता था शिक्षा के तरह, तो वो गैप अब कम हुआ है क्या? सरकारी स्कूलों की शिक्षा भी वही उसी स्तर पर पहुंच गई है जहां पर आपकी प्राइवेट स्कूल की शिक्षा होती देखिए, है? शिक्षा नीति कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप लागू कर दीजिए ऊपर से नीचे तक वो फायदा हो जाए। शुरुआती क्लासों से शुरू की गई है, अब वो बच्चे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो टारगेट होंगे। अभी भी ग्रेजुएशन स्तर पर, मास्टर डिग्री के स्तर पर और इंटरमीडिएट के स्तर पर काफी सुधार हुए, और धीरे धीरे 4-5 साल में शिक्षा नीति पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो जाएगी। और उस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपनी मातृभाषा में छात्र इंजीनियरिंग की, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, जी, छात्रों को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, जी, छात्रों का जो डिग्री कोर्स लेने में बेकार का समय बीतता था वो समय खत्म होगा, उनको स्किल एजुकेशन दी जाएगी तो सर्टिफिकेट पा के नौकरी में लग जाएंगे। जी। आप सर बताइए मुझे कि यहाँ पर बनारस क्या पहले था और बनारस अब है, उस बनारस में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? मेरा जन्म ही काशी में, जी, छोटे थे तो बहुत गंदगी थी, और हम महात्मा गांधी के दर्शन करते हैं जी, और करने के बाद जब वो बाहर निकले इतनी ज्यादा गंदगी की थी कि उन्होंने दोबारा काशी में दर्शन करना उचित नहीं समझा। और आज आप जाके देखिए तो शायद वहाँ इनका जिसको कहते हैं, वही नहीं आप कैंट चल जाइए, आप पूरे बनारस एरिया में ऐसा है। और ये चीज हम लोग इतनी सुनी, आपके बच्चों में मोदी जी ने भर दिया, अब वो कुछ भी कुरकुरे चिप्स कुछ भी खाते पैकेट में अपने घर झोले मिला के घर के ये अमूल चूल पर। और काशी तो हमको लगता है कि अद्भुत हो गया, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम इस काशी में, ऐसी काशी में हम रह पाएंगे। इतनी सफाई, बाढ़ भी अब आती है तो बाढ़ बहुत कम आती है, पहले उतना प्रभावित नहीं होता है क्षेत्र। जी, जी। जैसा सर मैंने अभी पूछा बाकी लोगों से, सब कह रहे हैं कि बाढ़ से भी अब क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है, तो गंगा जी का जो नमामि गंगे कैंपेन चल रहा है उसके अलावा और भी बहुत सारे साफ सफाई के अभियान है। अब घाटों को अगर आप देखेंगे तो गंदगी एकमात्र भी आपको वहां नहीं दिखती है, तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपको लोगों तक पहुंचाने में या उनको समझाने में कि इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, कोई चैलेंज आया हो, कोई आपको लगा हो कि ये डिफिकल्टी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार तो जब कोरोना संक्रमण काल था जी, तो हमने जब वैक्सीन बनाई तो विपक्षी दलों ने बड़ी हंसी उड़ाई। जी, अखिलेश तो कहते थे कि बाप बाप मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, हम खुद आएंगे वैक्सीन बनाएंगे। जब उनके बाप ने लगवा लिया तो उन्होंने अपने आप लगवा लिया। मेरा कहना है कि देश में दिग्भ्रमित करने का प्रयास बहुत तेजी के साथ होता है। कोई भी योजना आती है विपक्षी दलों के लोग उसे दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो वही अखिलेश यादव है
जब हम अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, जब हम बच्चियों के साथ बलात्कार पे फांसी की सजा का प्रावधान ला रहे थे तो मुलायम सिंह कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाए। उनका बेटा आज भी एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है अयोध्या में निषाद की बेटी के साथ। जो बलात्कारी है वो समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष है, आज भी उसे हटाते नहीं है और उसका माहौल उड़ाते हुए कहते हैं कि निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा कहना है कि हमने अंतिम आदमी तक योजनाओं को पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए जनता ने हमें तीसरी बार जिताने का काम किया है। हमने बता दिया कि औरंगजेब को याद करने से बेहतर है कि राणा प्रताप को याद किया जाए, 4 बीबी को याद करने से बेहतर है मीराबाई को याद किया जाए। आज यह बनारस की धरती तुलसी कबीर रैदास की धरती है। आज उन्होंने जिस तरह से रैदास के स्थल को सुसज्जित करने का काम किया है, बनारस में एक और प्रधानमंत्री होते थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी जन्मभूमि रामनगर में है, एकदम जर्जर स्थिति में एकदम गिर रहा था। उसे मोदी जी ने फिर से ले जाके आज इतनी बढ़िया व्यवस्था बना दी है कि लोग वहाँ आके देखने के लिए आते हैं। जिन महापुरुषों को लोग भूल रहे थे, मोदी जी ने लोहा इकट्ठा करके वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये बताने का काम किया है कि देश में सिर्फ कांग्रेस ने ही एक काम किया है, सिर्फ एक परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई है, लेकिन हमने एक कामयाबी हासिल की कि हमने कहा नहीं, वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान था, लाल बहादुर शास्त्री का भी योगदान था। हमने निश्चित तौर पर उन महापुरुषों को जिसे भुलाने का प्रयास किया है, उन्हें फिर से एक बार जनता को बताने का काम। आप कह रहे हैं कि जनता तक एक एक योजना का लाभ पहुंचा, इसीलिए उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को फिर से चुना अपना नेता। लेकिन अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो वोट के आंकड़े शायद उम्मीद से जो मिले वो कम थे। तो क्या जनता समझकर भी थोड़ी नासमझी करी है या बाकी जो विपक्षी दल थे उन्होंने थोड़ा हावी रहे? देखिए, आज के दुर्भाग्य है कि दिग्भ्रमित करने का काम, इस मुल्क में आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। इस मुल्क में संविधान को सबसे ज्यादा अगर तोड़ने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी ने जेब में एक छोटा सा गुटका रखा और बताया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, जिसके चलते हमारे दलित बंधुओं को बनाने का इस बार जनता को झूठ भरे के साथ काट की हाड़ी चढ़ गई किसी तरह उन लोगों की। किसी जनता जानती है कि इस मुल्क में संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया, लोकतंत्र का गला किसने घोटा, आपातकाल किसने लगाया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी गुटखा लेके घूम रहे थे और बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, इसलिए जनता थोड़ी दिग्भ्रमित हो गई, वरना निश्चित तौर पर परिणाम और अच्छा। दिग्भ्रमित करने का प्रयास में वो लोग सफल रहे। जी, अगले साल की अगर मैं इस 5 साल की योजनाओं का पूछूं तो भाजपा की वो कौन सी योजनाएं होंगी जिनके भरोसे आप कहते हैं कि हम ये पूरे 5 साल करेंगे और उसके बाद भी अगले बार भी हम आएंगे? संहिता है जी, 1 लाख के चुनाव है, उसके अलावा निश्चित तौर पे अंतिम आदमी के विकास की जो भी योजनाएं होगी, किसानों के विकास, नौजवानों के विकास, महिलाओं के विकास, इतनी सरकारें आई, किसी में कौशल विकास मंत्रालय ही नहीं था, इसके डेवलपमेंट मंत्रालय ही नहीं था। आज पहली सरकार जब आज आई है, इसके डेवलपमेंट मंत्रालय का निर्माण हुआ, एक मंत्री हुआ, एक बेटा जो टीचर सचिन तेंदुलकर है, कक्षा 9 पास है, लेकिन उनका बल्ला बढ़िया चल गया तो भारत के भगवान कहे जाते हैं। तो उसी तरह इसकी डेवलपमेंट जरूरी है। जो जिस सीट पे बढ़िया वो रखता है उसको इसकी डेवलपमेंट किया जाए उसका, और वो रोजगार करे और उस दिशा में उसको आगे बढ़ाने का काम। बनारस संबंधित योजनाएं ऐसी कौन सी आपको लगता है कि होंगी जिन पे बनारस में फिर से एक बार मोदी जी चौथी बार अपना टर्म पूरा करेंगे? बनारस में एक तो जो
जाम की समस्या थी जी। लगभग खत्म हो गई। जी अनेक बाईपास और अनेक फ्लाईओवर बनाए गए थे। अब लगभग आपको कभी काल हो सकता है कि कहीं जाम मिले, वरना आपको जाम की समस्या खत्म होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी तो दूसरा जो रोपवे आ रहा है, जी स्टेशन पर आदमी उतरेगा, सीधे विस्तार मंदिर दर्शन करेगा और वापस चला जाएगा। धीरे धीरे सबसे बड़ी जो समस्याएं थी, जाम की समस्या थी यहाँ और प्रदूषण सबसे ज्यादा था। तो बनारस का प्रदूषण बहुत ज्यादा प्रदूषण से मुक्त हुआ है, ये आंकड़े बता रहे हैं। जी निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं बनारस आने वाले दिनों में एक मॉडल पूरे दुनिया के लिए रहेगा। काशी में जब हम पहले मंदिर गए तो वहां पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी आई कि वो चाह रहे थे कि मंदिर अलग है, कॉरिडोर में काम हो रहा है, लेकिन बाहर के लोग इतने आ गए कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो ही जाने में हिचकिचाते हैं आज के समय पे। हिचकिचाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य था बाबा का छोटा सा मंदिर था और जिसके चलते बाबा की बनारस की पहचान थी। उस बाबा का अस्तित्व लगभग छोटा सा था। जी लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। मोदी की सरकार आई है, जब से विकास कॉरिडोर बना है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। रिक्शे वाले, ताने वाले, नाव वाले, टेम्पो वाले, छोटे छोटे व्यवसायी आज औद्योगिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। पर्यटक इसलिए आते हैं कि उतना शिवरात्रि को जितने लोग आते हैं उससे ज्यादा प्रतिदिन लोग अब आ रहे हैं। और बनारस के लोगों की जो दिक्कत थी उसका भी समाधान कर दिया गया है, उनके दर्शन की अलग से व्यवस्था कर दी गई है। तो बनारस के यहाँ पे फिर से एक बार बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगी, आप यहाँ के पहले से रह रहे हैं बनारस में, तो आपको क्या लगता है उन समस्याओं का समाधान हुआ है? आप बाहर से अगर कोई आता है तो आप लोग दर्शन के लिए जा पाते हैं आज भी शिवरात्रि के दिन या और भी किसी उत्सव के दिन? बिल्कुल, बस आप दोनों टाइम यहाँ के लोकल लोगों के 2-2 घंटे की व्यवस्था होगी। जी कहीं परिवर्तन की बात, तो परिवर्तन इतना हुआ तो 70 साल में नहीं हुआ। 10 साल तो काशी जो है अति प्राचीन नगरी है, जो अपनी अस्तित्व को खो चुकी है 10 सालों में, उसको पुनः प्राप्त। आपको भी क्या लगता है कि जो काशी सबसे पुरानी नगरी है इस धरती पर, वो वापस अपने आ रही है पुनर्स्थान में, सनातन की ओर वापस से आ रही है? हम सनातन की तरफ बड़े अच्छे से देख रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात है आदरणीय मोदी जी के यहाँ रहने के कारण कि जो युवा पीढ़ी है आज, जो पाश्चात्य सभ्यता से, संस्कृति से प्रभावित रही है, वो कुछ ऐसा यहाँ का आबो हवा बना है कि युवा पीढ़ी मिजाज के हिसाब से वो हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही है, उसको समझने का प्रयास कर रही है। और एक बात और कहते हैं साफ साफ कि आने वाले दिनों 27 में जो चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का होगा योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पे, उसमें सपा कांग्रेस मुक्त पूर्वांचल होने जा रहा है जी। और यह इसलिए आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, यह इसलिए कि जो ये भावनाएं ये युवा पीढ़ी यहाँ युवा पीढ़ी देख रही। आप बताइए कि विकास आपने जितना देखा होगा बनारस में होते हुए पहली सरकारों के कार्यकाल में और अभी के सरकार के कार्यकाल में। जी बनारस आने के समय में जी काशी नाम हुआ जी। अब काशी विश्वनाथ हो गया तो यहाँ पर ज्यादातर सपा बसपा जी भ्रष्टाचार था। यहाँ पर जन्म हो गया ब्रह्मा महेश और हनुमान जी का जन्म। मोदी देश का, भारतवर्ष का विकल्प केवल मोदी और उत्तर प्रदेश का विकल्प केवल हमारे योगी जी हैं, अमित शाह है, ये है। और मुझे आशा है, आज का अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि 2029 की तैयारी विपक्ष जरूर कर रहा है। मेरा ख्याल है कि 2029 में पुनः यूपी में चुनाव होने वाला है, या अगला चुनाव की तैयारी के लिए ग्राउंड्स बन गए हैं पूरे? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं। भाजपा तो बनाई और जी जी भाजपा तो प्लान बनाई।
बना ही रही है। आखिरी सवाल सर मैं आपसे एक बस पूछूंगी कि किस हिसाब से आगे बनारस की और चीजों को लेकर भाजपा चल रही है? अभी एक कैंपेन चल रहा है जो भाजपा का सदस्यता का, उस कैंपेन का क्या एक रिस्पांस रहा है? इस कैंपेन चूंकि हर 3 वर्ष पर संस्था बनाई जाती है, जी इसके बाद तो हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी तो हम चाहते हैं कि वह रिकॉर्ड वाला बना रहे। जी पहले हमारे कार्यकर्ता गरीब के चौबारे में जाके भाजपा संस्था अभियान चला रहे हैं और जनता ईमानदारी के साथ सबका अभियान में शामिल है। युवा क्या जुड़ रहे हैं उस सदस्यता अभियान से? आज निश्चित तौर पर युवा जुड़ रहे हैं और आज वो बनारस में सबसे नंबर 1 पर जहाँ बैठे हैं संस्था अभियान नंबर 1 पर कैंट विधानसभा का 8 नंबर 1 पर जी। उत्तर उत्तर प्रदेश। बनारसी ठाठ में आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।